नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 243 सदस्यों की विधानसभा में केवल 43 विधायकों के दम पर मुख्यमंत्री और 74 विधायकों वाली पार्टी का बड़ा भाई कैसे बना जाता है, यह कला मौजूदा भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार के अलावा किसी को नहीं आती। इसलिए पूरे देश में चर्चा है कि नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने का जोखिम क्यों लिया, क्योंकि केवल 6 महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले। सब मानकर चल रहे थे कि नीतीश मुसलमानों को नाराज नहीं करेंगे। जेडीयू का कोर वोटर भले मुसलमान न हो, लेकिन मुसलमान भाजपा के साथ होने के बावजूद नीतीश के नाम पर जेडीयू को वोट करते हैं। जेडीयू ने मुसलमानों को लुभाने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो अब क्या हुआ? क्या नीतीश कुमार ने कर दिया है ऐलान कि उन्हें नहीं चाहिए मुसलमान? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में पार्टी के कई बड़े नेता कहते हैं कि अब तो उम्मीद करना भी बेकार है। तो नीतीश का वक्फ संशोधन बिल पर भाजपा के साथ जाने का फैसला जोखिम है या फिर बोल्ड? चलिए जरा इस सवाल को मथा जाए। देखिए, 2023 के जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में लगभग 18% मुसलमान हैं। एकदम सही कहें तो 17.7%। इनका बिहार की लगभग 47 सीटों पर सीधा प्रभाव है। ऐसे में नीतीश कुमार ने वक्फ बिल पर मोदी का साथ दिया है। सूत्र बताते हैं कि कई सांसदों और विधायकों ने नीतीश कुमार को इतना बड़ा जोखिम न लेने की सलाह दी थी, लेकिन लोकसभा में चर्चा से एक दिन पहले पार्टी अध्यक्ष ने स्पष्ट संदेश दिया कि आप मुस्लिम वोटों की चिंता मत कीजिए, हम बिल का समर्थन करेंगे। और वही हुआ। मान्यवर, जब यह संशोधन बिल आया था तो जरूर एक संशय की स्थिति हुई। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके पास भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, वो लोग मिलने के लिए आए। ये भी चर्चा हुई कि इस साल बिहार में चुनाव है तो बिहार में क्या होगा। और जब उनसे मीटिंग के लिए आए तो मैं भी उस मीटिंग में था और उन्होंने अपने कंसर्न बताए कि क्या कंसर्न है उनके। तो सवाल फिर वहीं आता है, क्या नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, या फिर वो मान चुके हैं कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं करेगा? इसके लिए आपको पिछले लगभग 20 साल की राजनीति को उलटना पलटना पड़ेगा। पहले केवल 5 साल पहले लौटिए, जब पूरे देश में सीए एनआरसी को लेकर लाखों लोग सड़कों पर थे। सबकी निगाहें नीतीश कुमार की तरफ थीं। पहले उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का विरोध किया, लेकिन बाद में पलट गए और समर्थन कर दिया। अब देखिए, उन्होंने सीएए का तो समर्थन कर दिया, लेकिन एनआरसी पर मोदी का साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, नीतीश ने साफ कहा कि हम बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, और अगर कोई नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर बना तो वो 2010 की तर्ज पर ही होना चाहिए। यही नहीं, धारा 370 हटाने को लेकर भी नीतीश कुमार ने मोदी का खुलकर साथ देने से साफ इनकार कर दिया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने को लेकर वोटिंग के दौरान जनता दल यूनाइटेड के सभी सांसदों ने दोनों सदनों से वॉकआउट किया था। इसे विरोध की तरह ही लिया गया, क्योंकि नीतीश संदेश देना चाहते थे कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और उन्हें खोना नहीं चाहते। तो फिर वक्फ संशोधन बिल पर क्या हुआ? नीतीश कुमार ने क्यों मान लिया कि मुसलमानों के वोट की उन्हें जरूरत नहीं है? क्या 2020 में 43 सीटों पर सिमट गई जेडीयू सचमुच में 18% मतदाताओं को सिरे से झटक कर चुनाव में भाजपा का बड़ा भाई बने रहने के बारे में सोच सकती है? चलिए 12 साल पहले लौटिए। साल था 2013। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के विरोध में 17 साल पुराना एनडीए गठबंधन तोड़ दिया। 2014 लोकसभा चुनाव उन्होंने अपने दम पर लड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि अपने कोर वोट बैंक के अलावा मुसलमान भी उनके साथ आएंगे, लेकिन वो गलतफहमी में थे। जेडीयू ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत सके केवल 2। 20 सांसदों से घटकर सीधे 2 पर आ गई जेडीयू। इनमें एक नालंदा की सीट थी और दूसरी पूर्णिया की सीट। यह नीतीश की ऐसी हार थी जिसे वो कभी भूल नहीं सके, और इसका जिम्मेदार उन्होंने मुसलमानों को माना। नीतीश कभी नहीं समझ पाए कि भाजपा और खासकर मोदी के साथ खुलकर खड़े होने की राजनीति उन्हें कभी भी मुसलमानों की नजरों में पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं बना सकती।
सत्ता और शासन के स्तर पर भी वो मुसलमानों को आश्वस्त करते नजर नहीं आते। पिछले दिनों जिस तरह से जमुई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दंगों की सोशल इंजीनियरिंग की और नीतीश चुपचाप तमाशा देखते रहे, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2018 में तो रामनवमी जुलूस और प्रतिमा विसर्जन को लेकर एक के बाद एक बिहार के कई शहर सांप्रदायिक हिंसा में जल उठे थे। भागलपुर, समस्तीपुर, मुंगेर जैसे शहर कई कई दिनों तक बंद रहे थे, सुलगते रहे थे। औरंगाबाद में मुसलमानों की दुकानों को चुन चुन कर फूंक दिया गया। असल में नीतीश कुमार लंबे समय से मानकर बैठे हैं कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। इसलिए जब गिरिराज सिंह जैसे नेता खुलेआम त्रिशूल और तलवार चमकाने और भोंक देने की बात करते हैं तो नीतीश एक शब्द नहीं बोल पाते। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने एनडीए की एक मीटिंग में कहा था कि मुसलमानों को जाकर बताइए उनके लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है। इस बयान का संदेश साफ था। नीतीश कुमार मान चुके थे कि इस समाज का अब उनसे मोह भंग हो चुका है और इसकी तस्दीक चुनाव के नतीजे भी करते हैं। 2024 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एक भी मुसलमान उम्मीदवार को संसद या विधानसभा नहीं पहुंचा सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू से एक भी मुसलमान संसद नहीं पहुंचा। इसके अगले साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 11 मुसलमानों को मैदान में उतारा, लेकिन एक भी उम्मीदवार नीतीश कुमार के नाम पर विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सका। 10 साल पहले 2015 विधानसभा चुनाव में आखिरी बार जेडीयू से 5 मुस्लिम विधायक जीते थे। पिछले 10 साल से जेडीयू का मैदान मुसलमानों से खाली है। जेडीयू से सांसद रह चुके एक मुस्लिम नेता ने कहा कि नीतीश स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार में मुसलमानों का वोट अब एक तरफा हो चुका है और वो कुछ भी कर लें इसमें सेंध नहीं लगा सकते। भले वो आरजेडी के साथ ही क्यों न चले जाएं, उन्हें मुस्लिम वोट नहीं मिलने वाला है। मोदी के साथ कहे लगाकर वो मुसलमानों का दिल जीतने की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। इसलिए जब उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी के सामने हथियार डाले तो किसी को हैरानी नहीं हुई। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक बात बता देते हैं, सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। आपने तो इस देश में बहुत दिन शासन किया। हाँ, अगर नीतीश ने खुलकर इसका विरोध किया होता तो वो मुसलमानों को साथ लेकर चलने का दावा कर सकते थे और मुसलमान भी शायद उन पर भरोसा कर पाते। अब तो वो ये भी नहीं कह सकते। देखिए, सीएसटीएस का 2020 का सर्वे कहता है कि आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को 75% मुसलमानों ने वोट किया। बीजेपी और जेडीयू वाले एनडीए को केवल 5% और चिराग पासवान की एलजेपी को केवल 2% मुस्लिम वोट मिले थे। अब देखिए, कहां 75% और कहां 5%। फिर भी माना जा रहा था कि नीतीश मुसलमानों को जोड़ने को लेकर गंभीर होंगे, क्योंकि वो सियासत और सेहत दोनों ही मोर्चों पर कठिन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। जब इस पड़ाव पे वो पहुंच गए, इधर तक चलिए ना, हम लोगों को कामना करना पड़ रहा है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकत है, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। 2005 विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब नीतीश कुमार को बीजेपी से भी कम सीटें हासिल हुई थी। भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जेडीयू 115 सीटों पर, लेकिन बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की और जेडीयू ने केवल 43 सीटों पर। नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखने के लिए बहुत खींचतान करनी पड़ी थी। जेडीयू की इस दुर्गति के लिए हालांकि चिराग पासवान को जिम्मेदार बताया गया, लेकिन ये खेल भी बीजेपी ने किया था और ये खेल वो इस बार नहीं करेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा। दूसरे 43 विधायकों के दम पर बीजेपी नीतीश के लिए फिर से 115 सीटें छोड़ेगी, इसमें खुद जेडीयू की भी टॉप लीडरशिप को संदेह है। दरअसल नीतीश अपने जीवन की अंतिम राजनीतिक पारी खेलने जा रहे हैं।
बिहार में अगले 6 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार की सेहत पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए उन्हें एक पुराने और कारगर साथी की जरूरत है, और फिलहाल बीजेपी से ज्यादा कारगर उनके लिए कोई नहीं हो सकता। इसीलिए जब वक्फ संशोधन बिल का सवाल आया तो नीतीश कुमार ने सोचने में एक पल की भी देरी नहीं लगाई कि उन्हें क्या करना है। इसके पहले ही वो तय कर चुके थे कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। जो इक्के दुक्के मुसलमान उन्हें वोट करते रहे वो भी छिटक जाए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नीतीश एक ऐसी स्थिति में है जहां उनके पास भाजपा की कठपुतली बने रहने के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।